हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और ये सारे आपके सीरीज हैं, ठीक है। क्या है, आपके सारे आपके सीरीज़ हैं। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को लगे कि वीडियो सच में हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे रहा है, 9th क्वेश्चन आपके रे राजन सीरीज का सूर्य ग्रहण क्या है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है एक खगोलीय घटना होती है जो तब घटित होती है जब चंद्रमा एवं पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाता है। इससे सूर्य का पूरा आंशिक भाग पृथ्वी से नहीं दिखता है। यह घटना तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकर सूर्य की रोशनी को कुछ समय के लिए रोक देता है। यह कितने प्रकार का होता है, एक होता है आप लोग का पूर्ण, एक होता है आप लोग का आंशिक और एक होता है वलयाकार। क्या क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है आपके जब चंद्रमा सूर्य को अपनी पूरी तरफ से ढक लेता है तो आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और आंशिक सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ही ढका रहता है, तब आपका आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और एक होता है वलयाकार। वलयाकार क्या होता है, जब चंद्रमा आपके सूर्य के केंद्र को ढक लेता है लेकिन इसके किनारे खुले रहते हैं, उसे बोला जाता है वलयाकार। अच्छा, अगर आप लोगों से ऐसे ही पूछे कि सूर्य का प्रकाश जो है आपके पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी मिनट और कितने सेकंड लगता है तो आप लोग क्या बताएंगे। वैसे तो देखिए, होता तो ये 8 मिनट और आपके कहीं 20 सेकंड है, कहीं 5 सेकंड है। वैसे तो आपका 5 सेकंड है, लेकिन अगर आप लोग अपने डीएलएड के राजन सीरीज में देखेंगे तो वहाँ पे 8 मिनट और 3 सेकंड दिया है, ठीक है। तो लेकिन आपका राइट, अगर आप लोगों को ऑप्शन में 8 मिनट 3 सेकंड भी देखेगा ना, तो अगर उससे कम रहेगा तो नहीं मारिएगा आप लोग, 8 मिनट 3 सेकंड ही वहाँ पर सही होगा, ठीक है। वैसे करेक्ट आपका 8 मिनट 5 मिनट है, ठीक है। 8 मिनट और 5 सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देख लेते हैं। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार आप लोग को कम से कम 2 से 4 बार हम बता चुके हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार आपका होता क्या है, तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते आपके मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा दिए जाते हैं, उसकी स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान के आपके भाग 3 में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए हैं और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करके मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को सोशल साइंस में डाल दिया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करें, आप लोग समझ लीजिए। समानता, स्वतंत्रता, आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपके भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार हमें मिला है, ठीक है। कितने, तो 6 मौलिक अधिकार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने और अपने विचार को व्यक्त करने और न्याय पाने का अवसर प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। तो मृदा अपरदन जो होता है आपके, वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ भाग प्राकृतिक कारणों से धीरे धीरे हटता रहता है। यह मुख्य रूप से हवा, पानी और मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। इसके प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं। वेट यहाँ पे दे रहा है कि इसके प्रमुख कारण जो है वनों की कटाई है। मृदा अपरदन आपका होता क्या है, समझ ली। अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो मृदा अपरदन वह प्रक्रिया होती है जो कि ऊपरी उपजाऊ भाग, जो मान लीजिए कोई भी उपजाऊ मिट्टी है, उसके प्राकृतिक कारणों से मान लीजिए वो जो धीरे धीरे हटता रहता है ना, मिट्टी किनारे किनारे ऐसे हटता जाता है, तो यह मुख्य रूप से हवा, पानी और मानवीय गतिविधियों के कारण ही होता है, ठीक है। इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। अधिक वनों की कटाई होती है, तीव्र वर्षा और बाढ़ होता है, तीव्र कृषि और अधिक चराई होती है, नदियों द्वारा मिट्टी का कटाव, औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण किया जाता है और सीढ़ीदार खेती और जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों से, अच्छा एक चीज़ आप लोग बताइए कि जो हमारी कृषि है, भारतीय कृषि है, उसकी उत्पादकता का कारण क्या होता है। जो हमारी भारतीय कृषि है, मान लीजिए अगर आप लोगों से क्वेश्चन, और ये आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। भारतीय जो आपकी कृषि है, कृषि में जो उत्पादकता होती है उसका कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पे हटा रही हूँ, ठीक है। वेट,
अगर आप लोगों से पूछे कि भारतीय कृषि के उत्पादन का कारण क्या है, तो पिछड़ी तकनीक, ये आप लोग ऑप्शन में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आपके 2022 का क्वेश्चन था, ठीक है। पिछड़ी तकनीक आ जाएगा। फिर जोत का छोटा आकार, जोत का छोटा आकार, और आपके शाख का अभाव, ठीक है। ये तीनों आपके क्या आ जाएंगे, हमारी कृषि, शाख का अभाव। ये आपके डीएलएड में आपके 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 के क्वेश्चन में पूछा था कि भारतीय कृषि में जो उत्पादकता होता है उसका कारण क्या होता है, तो पिछड़ी तकनीक होगा, जोत का छोटा आकार और आपके शाख का अभाव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो आप सबको पता है अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो आपके चाणक्य, कौटिल्य, इन्हीं का नाम है। अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है आपके, जिसकी रचना आपके आचार्य चाणक्य कौटिल्य ने करी थी। इसमें राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और सैन्य रणनीतियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के समय शासन और नीतियों के मार्गदर्शन करने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो अर्थशास्त्र अगर आप लोगों से पूछे, अच्छा एक चीज़ बताइए, एक ये भी आपके डीएलएड का ही क्वेश्चन है, मत्त विलास जो पुस्तक है, मत्त विलास प्रहसन, ठीक है, मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन है, ये भी आपके डीएलएड में क्वेश्चन आया हुआ, तब मैं बोल रही हूँ ये 2022 में क्वेश्चन ये भी आया, ठीक है। 2022 में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मत्त विलास आपके प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका नाम था महेंद्र वर्मा। क्या था, महेंद्र वर्मा। ये जितने भी टॉपिक आप लोगों को ऊपर से बताते हैं ना, वेट, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर लिख दे रहे हैं। मत्त विलास पुस्तक के लेखक जो हैं, मत्त विलास महेंद्र वर्मन, ठीक है, महेंद्र वर्मन की रचना है, ठीक है, ये महेंद्र वर्मन है। और ये आपके डीएलएड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके पीवाईक्यू है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए ना, तो आप लोग बता ले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि उत्तर की, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, भारत दिया था कि भारत जो है हमारा, भारत किस गोलार्ध पर स्थित है, ठीक है, किस गोलार्ध पर यहाँ पे पूछा है, ठीक है, किस गोलार्ध, थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध पे है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पर है। अच्छा अगर आप लोगों से पूछे भारत कहाँ है, तो भारत हमारा भूमध्य रेखा पर है, ठीक है, इसीलिए ये आपके उत्तरी गोलार्ध में आता है। जो आपके भारत है ना, भूमध्य रेखा पर होने के कारण ये आपके किस पर आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे तो बता ले जाएंगे ना, भारत किस गोलार्ध में, तो आपके उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत भूमध्य रेखा पर होने के कारण ही आपके उत्तरी गोलार्ध में आता है। फ़ोन का स्पेस छोटा होता है, इसीलिए मैं आप लोग को अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, भारत चीन युद्ध कब हुआ था। भारत चीन युद्ध हुआ था आपके 1962 में। यह युद्ध मुख्य रूप से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर लड़ा गया था। चीन ने भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। भारत चीन युद्ध अगर आप लोगों से पूछे तो बता ले जाएंगे 1962 में यह युद्ध मुख्य रूप से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर लड़ा गया था। चीन ने भारतीय क्षेत्रों पर आपके आक्रमण किया और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कि मानसून किसे कहा जाता है, ये भी आपके डीएलएड का क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मानसून जो होता है आपका, मानसून एक मौसमी पवन प्रणाली होती है जो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा लाने के लिए जिम्मेदार होती है। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का। दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में मुख्य रूप से वर्षा लाता है। अच्छा अगर आप लोगों से पूछे, अच्छा एक ये देख लीजिए, और एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून जो दक्षिण भारत में सर्दियों में वर्षा लाता है। अगर आप लोगों से कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आपके मासिन राम है। कौन सा, ये भी आपके डीएलएड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मासिन राम जो है ना, आपके मासिन राम अगर पूछे कि सर्वाधिक वर्षा आपके भारत में कहाँ होता है, तो मासिन राम में होता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग का क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
यहाँ पे देखिए मानसून जलवायु को प्रभावित करता है और कृषि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भी होता है। ज्वालामुखी आपकी कितने प्रकार की होती है? तो ज्वालामुखी आपके कितने 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी जो लगातार लावा और गैसों का उत्सर्जन करती है। एक होता है आप लोगों का मृत ज्वालामुखी जो लावा नहीं निकलता है और निष्क्रिय हो चुका है, मतलब अब ये लावा निकलता ही नहीं है और ये निष्क्रिय हो चुका है। एक होता है आप लोग का शांत अथवा सुसुप्त ज्वालामुखी जो लंबे समय से निष्क्रिय है लेकिन भविष्य में इसके फटने की संभावना भी होती है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ पूछे अगर आप लोगों से, ये डीएलएड का क्वेश्चन है, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं, ये मैंने पढ़ रखा है इसलिए आप लोग को पूछ रही हूँ कि पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व जो है ना, ये आपके डीएलएड में 2020 में कि 22 में शायद 2022 की 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो आपके 5.5 है। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि आपकी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है तो आपके 5.5 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा किसे कहा जाता है? सौर ऊर्जा जो होता है वह ऊर्जा होता है जो सूर्य से प्राप्त होता है। इसे सौर पैनलों द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है और पर्यावरण के लिए अनुकूल भी होता है। ठीक है। अगर सौर ऊर्जा पूछे तो बता लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा समझते चलिए। ठीक है। लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करा करिए आप लोग, क्योंकि वहाँ पे किताबी ज्ञान नहीं चलेगा। ज्वार भाटा क्या होता है? तो ज्वार भाटा समुद्र के जल में अस्थिर होने वाली ऊंच नीच की घटना होती है जो मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव होता है। ज्वार जब आपके हाई टाइड पे होता है तो जब समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठता है तब आपका ज्वार होता है, और जब आपका लो टाइड होता है, जब समुद्र का जल नीचे होता है तो आपका भाटा होता है। क्या? जब समुद्र का जल स्तर ऊंचा होता है तब वहाँ पे ज्वार होता है, और जब समुद्र का जल स्तर नीचे गिरता है तो वहाँ पे भाटा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह घटना आपके दिन में 2 बार होती है और समुद्र परिवहन तथा मछली पालन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ज्वार भाटा के बारे में एक क्वेश्चन अगर आप लोग 1 से 2 नंबर में आए तो अच्छे से रिवाइज करते चलेंगे तो कर ले जाएंगे। भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? तो भक्ति आंदोलन जो है हमारी, एक सेकेंड, पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन जो है कि उदय के प्रमुख कारण क्या थे? तो इस्लाम के आगमन से सुरक्षा की आवश्यकता, जो भक्ति आंदोलन ने हिंदू समाज को मजबूत करने में मदद की और आपके हिंदू समाज और धर्म सुधार हुआ। भक्ति संतों ने मूर्ति पूजा, जातिवाद और अंधविश्वास के विरुद्ध जागरूकता फैलाई। भक्ति आंदोलन में भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और समानता को बढ़ावा दिया गया। तो अगर आप लोगों से ये तो आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होता है, तो बस थोड़ा सा अगर आप लोग के समझ पे डिपेंड करता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप लोग के समझ पे डिपेंड करता है। ठीक है। वायुमंडल क्या होता है? तो वायुमंडल जो हमारी है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की परतें होती हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं या कई परतों में विभाजित होती है। एक होता है आप लोगों का क्षोभ मंडल, क्या होता है? ट्रोपोस्फियर, जहाँ पर मौसम घटनाएं होती हैं। एक होता है समताप मंडल जिसमें ओजोन परत स्थित होती है। ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणें आप लोग सुने होंगे, पराबैंगनी किरणें आपके बैगनी किरणें जो होती हैं, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं आप लोगों के, ये बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है। इससे समताप मंडल जिससे ओजोन परत स्थित होती है, ओजोन परत से आपके पराबैंगनी किरणें होती हैं जो आपके हाथ, आपके चेहरे पर जो दाग होता है ना, जो हल्का पीला पीला दाग होने लगता है, इसी की वजह से होता है। मध्यमंडल जहाँ पर उल्का जलते हैं। थर्मोस्फीयर जहाँ पर रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, और एक्सोस्फीयर जो होता है जहाँ वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो हरित क्रांति जो होता है, हरित क्रांति का अर्थ उस कृषि सुधार से है जिसमें अधिक उत्पादन देने वाली नई फसलें जैसे हाई इल्ड वैरायटी बीज, सिंचाई की आधुनिक तकनीकों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करी गई थी। ठीक है। इसके मुख्य विशेषता ये थी कि नई तकनीकों के माध्यम से अधिक उपज हुआ, उन्नत बीज बोई गई, उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग हुआ, सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं का विकास हुआ, कृषि में मशीनों के और आपके यांत्रिकरण का उपयोग हुआ। हरित क्रांति के कारण भारत में आपके खाद्यान्न उत्पादन और बढ़ोतरी में देश आपके अति आत्मनिर्भर हुआ। और अगर आप लोगों से पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपके
स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन। और आपके कुर्गिस जो है ना, कुर्गिस, ये आपके दुग्ध उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कुर्गिस आपके, और आपके हरित क्रांति के जनक आपके स्वामीनाथन, और कुर्गिस आपके दूध के लिए, दूध उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरागकण। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ये आपके साइंस का क्वेश्चन इसमें आ गया है, तो कहिए, चलिए इसे आप लोग समझते होंगे, आप लोग ने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन वहाँ से ये टाइपिंग में आ गया है, ठीक है। वैसे समझ लीजिए, परागकण होता क्या है। परागकण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधों के फूलों के स्थित परागकण नर अंग से मादा अंग वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं? स्वपरागण, परपरागण। जहाँ परागकण एक ही फूल के मादा भाग पर गिरते हैं वो होता है स्वपरागण, और परपरागण जब परागकण एक फूल से दूसरे फूल के मादा भाग तक पहुंचते हैं वहाँ वो होता है परपरागण। जैसे कि मान लीजिए कोई भी तितली है, दूसरे फूल का रस जो होता है अगर दूसरे फूल पे ले जाके वो वहाँ पे परपरागण होता है, ठीक है। और स्वपरागण क्या होता है? अगर एक ही फूल वहीं से उसी की वर्तिका से, उसी के वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिकाग्र ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे पुष्प होता है और उसकी वर्तिकाग्र ऐसे ऐसे निकली होती है, ठीक है। तो वो अगर गिर जाता है इसी फूल पे तो वो आपका स्वपरागण ही होगा। अगर आपकी तितली हुआ, चाहे कोई जीव जंतु हुआ, वो बीज ले जाके अगर उस जगह पे दूसरे जगह पर स्थानांतरित कर रही है तो वो परपरागण में आता है, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन आपके साइंस का क्वेश्चन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया था अपर्दन किसे कहते हैं, तो अपर्दन होता है, इसे बोला जाता है इरोजन। वह भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें जल, वायु या हिम नदों के कारण पृथ्वी की सतह पर स्थित मिट्टी, चट्टानें और खनिज धीरे धीरे हटते रहते हैं। अपर्दन के कारण क्या क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। वर्षा और बाढ़, तेज हवाएं, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, अधिक वनों की कटाई, नदियों और समुद्रों की लहरें, ये सारे आपके मृदा अपरदन के कारण होते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेतों और जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग अभी पीछे भी कर लिए हैं, वो भी आपके 2019 का क्वेश्चन था, ये आपके 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है कि संविधान किसे कहा जाता है। संविधान जो है हमारा, संविधान किसे कहा जाता है? संविधान हमारे, तो संविधान जो होता है किसी भी देश का वह लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जो देश की शासन प्रणाली, नागरिकों और अधिकारों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछ दे वहीं पे कि विश्व का सबसे लंबा संविधान कहाँ लिखा गया है, किस देश का है, तो आपके भारत का हो जाएगा, ठीक है, हमारे भारत का, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे कि हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान के मतलब गुरु जनक, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब उनको पिता भी कहा जाता है, तो उसमें भीमराव अंबेडकर आ जाएंगे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर को जनक भी माना जाता है और संविधान के सबसे ज़्यादा संविधान में कार्य करने वाले आपके भीमराव अंबेडकर ही हैं। इन्हीं की वजह से हमारी संविधान जो है अच्छे से लिख पाई है, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछे कि हमारे मतलब मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में, हमें मौलिक अधिकार कितने प्राप्त हैं, तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने? 6। किसमें? भाग आपके 3 में, ठीक है, भाग आपके 3 में। कौन कौन से हैं? तो आपके स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। तो आपके स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है आप लोग के 19 से 22 हो जाएगा, ठीक है, 19 से 22 तक आप लोगों का जो होता है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आता क्या है, तो आप लोग कुछ भी अपनी स्वतंत्र, मतलब आप लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें अपनी भाषा, विचार, अभिव्यक्ति, चाहे कुछ भी, आप लोग हर चीज़ के लिए स्वतंत्र है। इसमें आपको स्वतंत्रता दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, तो मान लीजिए कोई भी बलपूर्वक आप किसी भी बच्चे को आप लोग बलपूर्वक नहीं करवा सकते हैं, कोई भी कार्य नहीं करवा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मिला है, तो 23 से 24 तक आप लोगों के शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है, ठीक है, 23 से 24 तक आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। और समानता का अधिकार जो होता है आपके विधि के समान अधिकार मिला है, उसमें भेदभाव की समाप्ति है, सरकारी नौकरी को समान अवसर मिलेगा। जितने भी मतलब आएंगे ये सारे आपके कितने आ जाएंगे, तो ये आपके कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो आपके 25 से 28 है, ठीक है, 25 से 28 तक। तो आप अपने धर्म के प्रति जागरूक रहिए, इसमें किसी को रोकने का अधिकार नहीं है, ठीक है। संस्कृति, हमारी संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार क्या है, तो इसमें ये आपके 29 से आपके 30 तक आता है, ठीक है,
29 से 30 तक आता है। इसमें आप अपनी संस्कृति तथा अपनी शिक्षा संबंधी सारे कार्य कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई रोक नहीं लगेगा। तो ये 6 मौलिक अधिकार जो है हमें किस में मिले हैं, तो भाग 3 में मिले हैं। कितने, तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। यहाँ पे भी देख लीजिए कि भारतीय संविधान की विशेषताएं है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है और मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित करता है। संघीय तथा एकात्मक विशेषताएं दोनों में शामिल की गई हैं, ठीक है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसीलिए आपका जो गणतंत्र दिवस जो आपके 26 जनवरी मनाया जाता है ना, आप किसके लिए मनाया जाता है, तो आपके जब भारत का संविधान बना था, हमारी भारत का संविधान आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसकी खुशी में हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टा किसे कहा जाता है। तो डेल्टा जो होता है जब कोई भी नदी समुद्र में मिलने से पहले अपने मुहाने पर कई शाखाओं में बट जाती है और वहाँ मिट्टी जमा हो जाती है, तो उसी भूभाग को डेल्टा कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप सुंदरवन डेल्टा ले लीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन भी बनकर के आए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जो निर्मित आपका सुंदरवन डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, ठीक है। ये आपके 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। केबुलाइट क्या होता है, केबुलाइट बोला है इसमें क्वेश्चन आप लोगों के था कि कुतुबुद्दीन ऐबक आपके कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक आपके जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक आपके कौन थे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे आपके गुलाम वंश के शासक थे, ठीक है। किसके, गुलाम वंश के शासक थे। और ये अगर आप लोगों से पूछे कि ये गुलाम किसके थे, तो आपके मोहम्मद गोरी के, ठीक है। मोहम्मद गोरी जो थे, आपके मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, ठीक है। और इसका जो दामाद था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश था, ठीक है। आपके कुतुबुद्दीन ऐबक आपके क्या थे, तो गुलाम वंश के शासक थे। और ये किसके, महमूद जो आपके मोहम्मद जो गोरी था, मोहम्मद गोरी जो था ना, मोहम्मद गोरी का ये गुलाम भी था, ठीक है। और इनके दामाद कौन थे, तो इल्तुतमिश थे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। ये केबुलाइट कुछ नहीं होता है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसकी वजह से वैसा दिखा रहा है। कौटिल्य के कौन से ग्रंथ, कौटिल्य जो है आपके कौन से ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो कौटिल्य जो है हमारे, कौटिल्य को चाणक्य बोला जाता है और ये जो है आपके अर्थशास्त्र ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ राजनीति, अर्थशास्त्र, प्रशासन और सैन्य रणनीतियों पर आधारित है और मौर्य साम्राज्य का समय के लिए आपके उपयोगी सिद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दे रहा है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। चालुक्य वंश का संस्थापक आपके कौन थे, तो चालुक्य वंश के संस्थापक आपके पुलिकेशन प्रथम थे। इस वंश के सबसे महान शासक पुलिकेशन द्वितीय थे, जिसने आपके हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके डीएलएड में आता है। चालुक्य वंश का आप लोग के डीएलएड में यहाँ पे 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो आपके पुलिकेशन द्वितीय था। कौन था, तो पुलिकेशन द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी का गुलाम, देखिए यहाँ पे पूछ भी लिया है कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। चलिए आंतरिक शक्तियाँ किसे कहा जाता है, जो शक्तियों के आंतरिक भागों से उत्पन्न होती हैं और भूकंप हुआ, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण जैसी घटनाएं को जन्म देती हैं, उन्हें आंतरिक शक्तियाँ कहा जाता है, ठीक है। आंतरिक शक्तियों पे क्वेश्चन है तो बना ले जाएंगे ना कि आंतरिक शक्तियाँ वो शक्तियाँ होती हैं जैसे कि भूकंप हुआ, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण जैसी घटनाओं को जन्म देती हैं, उन्हें आंतरिक शक्तियाँ कहा जाता है। चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं, तो एक होता है आपका आग्नेय चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, एक होता है आपके रूपांतरित चट्टानें। अच्छा, आग्नेय चट्टान में जैसे ग्रेनाइट हुआ, बेसाल्ट हुआ, आपके आग्नेय चट्टाने में आ जाएंगे। अवसादी चट्टाने में जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आपके अवसादी चट्टान में। रूपांतरित चट्टान क्या होता है, तो जैसे मंगमरमर और गनीश जो होते हैं आपके रूपांतरित चट्टान में आ जाते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन बन करके आते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करिएगा आप लोग, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। और शादी शैल की विशेषताएँ बताइए, तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं,
ये तलछट के जमने से बनती हैं और इनमें परतें होती हैं। क्या होता है, औषधि सेलों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं कि इसमें जो होती है जीवाश्म पाई जाती है, ये तलछट के जमने से बनती हैं और इनमें परतें होती हैं। नेक्स्ट, ये अन्य चट्टानों के टूटने से बनती हैं। औषधि चट्टाने पर अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग बना ले जाइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि आर्य समाज का, आर्य समाज नहीं था, वेट, आर्य समाज था कि आर्य समाज नहीं दिया है, वेट आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिया था ना कि मौर्य साम्राज्य, ठीक है, यहाँ पे आर्य साम्राज्य नहीं मौर्य साम्राज्य का यहाँ पे पूछ रहा है ना कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का आपके अंतिम सम्राट अगर आप लोगों से पूछेगा तो ब्राह्मण समाज नहीं, आपके बृहद्रथ थे। कौन थे, तो बृहद्रथ थे। ये क्वेश्चन आपके डीएलएड का क्वेश्चन है और आपके 2020 में क्वेश्चन ये आया हुआ था। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सीरियस ना होइएगा। अच्छा, अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ दे कि आपकी दशावतार मंदिर जो है, आपकी दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी आपके डीएलएड का ही क्वेश्चन है, ठीक है। दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार मंदिर कहाँ है, तो आपकी देवगढ़ झांसी में है, ठीक है। कहाँ है, तो देवगढ़ झांसी में है, ठीक है, देवगढ़ झांसी। और देवगढ़ झांसी कहाँ है ये बताइए आप लोग, तो आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, आपके यूपी में है, ठीक है। कहाँ है, दशावतार मंदिर आपके देवगढ़ झांसी, और झांसी का है उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए आज के सेशन का यहीं पर समाप्ति करते हैं। आई होप कि आप सबको सेशन पसंद आया हो। अगर सच में ये सेशन पसंद आया ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता हो ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।